Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start our new topic that is about managers as decision makers. If you remember in the first lecture in which we define who is a manager and what are the main functions of a manager, we define that managers is the one who is going to make decisions, right? So we are going to explain how they are going to be a good decision maker and what are the styles and all the details about it. So, managers as a decision maker. If we talk about a manager, manager would like to make good decisions because they are judged on the outcomes of those decisions. Basically, in this, the writer, the author is saying that managers is the one who is going to be judged by their outcome. अब मैनेजर को हम देखते हैं कि उसके जो भी आउटकम्स हैं उसके बेसिस पे हम उसको वैल्यूएट करते हैं कि मैनेजर इज अ गुड मैनेजर और नॉट अ गुड मैनेजर, इफेक्टिव है नहीं है. सो जो उसका डिसीजन है वो ही उस उन्हीं की बेसिस पे उसके आउटकम्स आ रहे होते हैं. सो डिसीजन मेकिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अ मैनेजर. सो बेसिकली व्हाट इज अ डिसीजन. डिसीजन एक वर्ड हम यूज करते हैं, ये होता क्या है? मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स. आप एक अपनी चॉइस डिस्क्राइब कर लेते हो, अपनी चॉइस बताते हो, मीन्स आप डिसीजन ले रहे होते हो. आपके पास मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, उनकी बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे होते हो. लेट्स सपोज इट इज not about like taking decisions is only a job of a manager. अब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, इवन ऑर्गेनाइजेशन की भी अगर आप बात नहीं करते, आप सिंपल बात करते हो, अपनी डेली लाइफ की बात करते हो, रूटीन की बात करते हो, इन द होल डे यू आर गोइंग टू टेक सम डिसीजंस. आप पूरा दिन कोई ना कोई डिसीजन ले रहे होते हो. कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, व्हाट यू हैव टू ईट, व्हाट यू डोंट हैव टू ईट, क्या सारी ये सारी आपके छोटे छोटे डेली लाइफ के डिसीजंस हैं. इसी तरह जब हम मैनेजर की बात करते हैं तो मैनेजर भी मुख्तलिफ डिसीजंस ले रहा होता है, मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल होती हैं उसके पास उनकी बेसिस पे, राइट? ओके, देन जो आपके पास जो डिसीजन मेकिंग, आपने अपना डिसीजन कैसे लेना है, जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो ऑप्शंस हैं आपके पास. लेट्स सपोज मैं खाने की बात करें, आपने पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, क्या चीज आपने खानी है, उससे रिलेटेड उसकी उस लाइक उस ऑल्टरनेटिव्स की पे आप अपना डिसीजन ले रहे होते हो, एक प्रोसेस से गुजर रहे होते हो, उसको हम बोलते हैं दैट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इट इज नॉट अ रैंडम कॉन्सेप्ट, एकदम से आप डिसीजन ले लेते हो, बट किसी चीज की बेसिस पे डिसीजन ले रहे होते हो. सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस बाय व्हिच मैनेजर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू रिजॉल्व देम. आप प्रॉपर्ली देखते हो व्हाट इज द प्रॉब्लम और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो पूरे प्रोसेस से गुजरते हो और उसकी बेसिस पे डिसीजन लेते हो, तो हम कहते हैं दिस इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट? सो ओके, इफ वी टॉक अबाउट द डिसीजन जो हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर में डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर पढ़े थे, ठीक? हमने कहा कुछ टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, कुछ मिडिल लेवल होते हैं, कुछ लो लेवल मैनेजर्स होते हैं. जब हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की, तो कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग इज नॉट ओनली फॉर द टॉप लेवल मैनेजर. सिर्फ टॉप लेवल जो मैनेजर है उसने नहीं डिसीजन लेने होते, बल्कि मिडिल और लो लेवल ने भी लेने होते हैं. लेकिन हर एक के डिसीजन लेने की नेचर डिफरेंट होती है. लेट्स सपोज टॉप लेवल मैनेजर मेक डिसीजंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. बड़े जो फैसले जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनसे रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, तो उसके लिए टॉप लेवल को मैनेजर को जो है इसकी नॉलेज होनी चाहिए. लेट्स सपोज यू वांट टू लोकेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, कोई नई मार्केट में एंटर होना, इस तरह के जो डिसीजंस हैं, बिग डिसीजंस, दे मस्ट बी टेकन बाय द top level managers. Then middle and low level managers are also making decisions about the production schedule, quality की problems आ रही हैं, pay rises की, employee को discipline कैसे maintain करना, जो day to day decisions होते हैं वो लोग ये decisions ले रहे होते हैं. So making decision is not something that just manager do. All the organization member make decisions that affect their job and the organization they work for. वही मैंने बात की कि सिर्फ ये नहीं कि आपके पास किसी एक स्पेसिफिक बंदे ने या सिर्फ मैनेजर ने डिसीजन लेना है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो है वो कोई ना कोई अपनी जो भी उसकी अथॉरिटी है उसके अंदर कोई ना कोई डिसीजन ले रहा होता है, राइट? सो
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जो हम बात कर रहे थे, डिसीजन मेकिंग क्या है? चूजिंग अमंग ऑल्टरनेटिव्स। आपने मुख्तलिफ ऑप्शन में से किसको चूज करना है, ये आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस, नॉट जस्ट अ सिंपल एक्ट ऑफ चूजिंग अमंग ऑल्टरनेटिव्स। ये नहीं है कि रैंडमली मैंने ये दो ऑप्शन में से कोई एक पिक कर ली, नहीं, यू हैव टू थिंक अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स, उनकी बाकी आपको डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपको देखने होते हैं, उनकी बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे होते हो। वो कैसे क्या फैक्टर्स हैं, वो हम आगे वन बाय वन इसको रीड आउट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम शॉर्टली ओवरऑल एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है क्या, देन हम वन बाय वन उसके डिफरेंट स्टेप्स देखते हैं। अब वो कह रहे हैं दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड डिसीजन क्राइटेरिया एंड एलोकेट वेट टू द क्राइटेरिया। अब मैंने कोई डिसीजन लेना है तो मैं सिंपली क्या करूंगी, पहले मैं देखूंगी प्रॉब्लम है क्या, आइडेंटिफाई करूंगी, फिर मैं कोई डिसीजन क्राइटेरिया सेट करूंगी। क्राइटेरियाज क्या है, आप देखते हो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपने कंसिडर करने वाले मेकिंग द डिसीजन, फिर आप उनको वेट एलोकेट करते हो। एलोकेटिंग वेट टू द क्राइटेरिया, एलोकेटिंग वेट मींस, वेट का यहाँ पे क्या मतलब है, आप उनकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से कोई वैल्यू दे देते हो कि जो आपने डिफरेंट क्राइटेरिया सेट किया है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। देन यू डेवलप, एनालाइज एंड सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव दैट कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। फिर आप देखते हो कि मुख्तलिफ ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। नाउ यू इम्प्लीमेंट द सेलेक्टेड ऑल्टरनेटिव। आपने जो भी सारे एवेलुएशन कर लिया, आपने एनालाइज कर लिया कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, चूज कर लिया आपने, देन आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो। इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे काम खत्म नहीं हो जाता, देन यू हैव टू एवेलुएट कि आपने जो डिसीजन लिया था, जो आपने चूज किया ऑल्टरनेटिव में से एक ऑप्शन, वो ठीक भी है या नहीं है। नहीं है तो आपको न्यू डिसीजन लेना में भी पड़ेगा। तो यू हैव टू गो through this process while making any decision. For example, हम easy वर्ड में एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। लेट्स सपोज दैट यू हैव टू मेक अ डिसीजन, आपने डिसीजन लेना दैट यू वांट टू बाय अ कार। आपको यूनिवर्सिटी आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम कि भी आपको आने जाने में भी आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है, या मे बी आपकी कोई हेल्थ है, हेल्थ आपको कंडीशन ऐसी है कि आप दूर से आना पड़ता है, यू हैव टू ट्रेवल, और वो टाइम आपका उसमें कंज्यूम हो रहा है। इस तरह के मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो आपने देखे, यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम and you think that you want to buy a car। अब आपने अपने यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया। अब आपने देखना, अच्छा गाड़ी तो मैंने लेनी है, बट कौन सी गाड़ी मेरे लिए अच्छी रहेगी। यू सेट सर्टन क्राइटेरियाज, कुछ फैक्टर्स देखोगे। आप देखोगे शायद ये मैंने अगर कार परचेज करनी है, मुझे वो कार चाहिए जो फ्यूल एफिशिएंट हो, क्योंकि मैंने कहीं दूर से ट्रैवल करके आना है, मेरी 2 घंटे की डेली की ड्राइव है, तो मुझे ऐसी कार चाहिए जो जरा फ्यूल कंजप्शन उसकी जिसकी कम हो, एफिशिएंट हो। देन मैं कहती हूँ अच्छा मुझे वो वाली गाड़ी चाहिए जो मे बी जिसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा हो, मुझे कुछ अरसे बाद उसको अगर सेल करना है तो मुझे उससे लाइक उसको कोई मुझे नुकसान ना हो रहा हो। देन मैं कहती हूँ कि प्राइस में भी बहुत ज्यादा कोई एक्सपेंसिव गाड़ी नहीं, थोड़ी सस्ती गाड़ी मैंने लेनी है। ये क्या है, मैंने मुख्तलिफ क्राइटेरिया सेट कर लिए। नंबर वन कि थोड़ी सी उसकी रीसेल वैल्यू हो, नंबर टू फ्यूल एफिशिएंट हो, एंड नंबर थ्री मैं कहती हूँ थोड़ा लो प्राइस में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। ठीक, ये मैंने क्राइटेरिया सेट कर लिए। अब मैं उन क्राइटेरियाज को अवेलुएट करूँ, सॉरी अवेलुएट नहीं, एलोकेट करूंगी वेट टू द क्राइटेरिया। मैं देख उनको कुछ नंबर्स दे दूंगी, कुछ मैं उनको वेट्स दे दूंगी। वेट्स क्या है बेसिकली, वेट मींस कि आप क्वांटिफाई कर देते हो या न्यूमेरिक वैल्यूज दे देते हो। वेट्स आपको बताते हैं क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस शो करते हो। ठीक, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि जी मैंने जो रीसेल वैल्यू है गाड़ी की, वो जो है मेरे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है चलो, उसका वो हो अच्छी बात है, अगर रीसेल वैल्यू वाली गाड़ी हो जाए तो वेल एंड गुड, 20% उसको वेटेज दे देती हूँ, इंपॉर्टेंस दे देती हूँ। देन मैं कहती हूँ कि जो प्राइस जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा लाइक सेकंड नंबर पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है। 30% मैं उसको वेट एलोकेट कर लेती हूँ। देन मैं कहती हूँ जी सबसे ज्यादा जो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द फ्यूल, कि हम कौन सा के फ्यूल कंजप्शन की तरह अच्छी हो, एफिशिएंट हो। तो मैं उसको 50% वेटेज दे देती हूँ। इम्पोर्टेंस मीन्स ये 50, 30 एंड 20, ये मैंने अपने जितने ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको वेट्स दे दी हैं। देन यू
सो आपने क्या किया बेसिकली, आपने डिफरेंट वेट एलोकेट कर लिया, न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी कि भी 50, 30, 40, 20% क्वांटिफाई कर दिया। तो मींस कि आपने अपने ऑप्शन बता दी कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट, देन यू इम्प्लीमेंट द सिलेक्टेड ऑल्टरनेटिव। फिर आपने देखा जो भी, लेट्स सपोज आपकी गाड़ी है जिसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल एफिशिएंट मिल रही है आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग, या प्राइस भी होगी है, इस तरह के क्राइटेरिया आप पे पूरे उतर रही है, उनकी बेसिस पे आपने अपना डिसीजन लिया और आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। देन यू हैव टू एवेलुएट। फिर आप देखते हो जो मैंने डिसीजन लिया था, गाड़ी मैंने ले ली इनकी बेसिस पे, और मेरा डिसीजन ठीक था या नहीं ठीक था। ये एक मैंने नॉर्मल से आपको एग्जांपल दिया। अच्छा, फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो आपकी बुक में एक एग्जांपल है उसको देख के चलते हैं। अब वो कह लीजिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो ये एक प्रॉपरली एक डिफरेंट स्टेप्स हैं जो आप इनको फॉलो कर रहे होते हैं व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन। लेट्स सपोज यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम नंबर वन। पहले आपने देखा कि आपको पता चल गया कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यू हैव टू मेक डिसीजन अगेंस्ट दैट। लेट्स सपोज एक सेल्स मैनेजर है, ठीक है। यहाँ पे आपको साथ साथ एक एग्जांपल दी हुई, आई होप इट इज ओके। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास एक सेल्स मैनेजर है, मे बी उसको जो है वो लग रहा है कि जी माय सेल्स रैप्स नीड न्यू कंप्यूटर। उसने आइडेंटिफाई किया कि जो मेरे सेल्स रैप हैं उनको अपना रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने के लिए नए कंप्यूटर्स की जरूरत है। यहाँ पे नंबर वन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई कर लिया। देन उसने चेक किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन क्राइटेरियाज। उसने देखा कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेसिस पे उसने उनको कंप्यूटर्स में भी न्यू जो है वो परचेज करके देने हैं। लेट सपोज मेमोरी एंड स्टोरेज, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए, उनका डाटा ज्यादा होता है, मे बी बैटरी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, वारंटी भी होनी चाहिए उन सिस्टम्स की, और वेट में बहुत ज्यादा हैवी नहीं होते, वेट भी जरा उनका कम होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज ये सारे उसने डिसीजन क्राइटेरियाज सेट कर दिए। देन एलोकेशन ऑफ वेट टू क्राइटेरियाज। अब जो ये चार पांच उसने पांच क्राइटेरिया सेट किए थे उसको उन्होंने वेटेज दे दी। उसने कहा जी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए है कि मेमोरी और स्टोरेज, 10 पॉइंट्स दे दिए उसको। बैटरी है सेकंड नंबर पे इम्पोर्टेंट है। देन कैरिंग वेट थर्ड नंबर पे इम्पोर्टेंट, और डिस्प्ले क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी ना भी हो तो भी इट्स ओके, चल जाएगा। तो आपने क्या किया, एलोकेट किया डिफरेंट वेट्स। फिर आपने डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, फिर आपने देखा कौन कौन सी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। इस एग्जांपल में हम कहते हैं कौन से कंप्यूटर्स अवेलेबल है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। लेट्स सपोज एचपी है, तोशिबा है, सोनी है, लिनोवा है, एप्पल है। ये सारे आपको, आपने अपने ऑल्टरनेटिव्स देख लिए, मैंने पूरी मार्केट पे देखा कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो कि कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे मैंने ऑप्शंस देख लिए। यहाँ पे अभी मैंने एवेलुएट नहीं किया, सिर्फ मैंने ऑप्शंस इकट्ठे किए हैं, डेवलप किए हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में मैं एवेलुएट करूंगी एनालिसिस ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। फिर मैं देखूंगी अच्छा कौन सा वाला, तो शीबा वाले की मेमोरी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, या डेल वाले की, या सोनी की, या जो दूसरा ऑप्शन था डिस्प्ले बैटरी लाइफ, किस वाले सिस्टम की बैटरी लाइफ ज्यादा अच्छी है। तो इस तरह मैं वन बाय वन इनको वेट्स दे दूंगी, जो मैं चेक करूंगी, जिनसे मैं एट द एंड evaluate कर सकती हूँ which is the best thing. देन सिलेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव। अब मैंने वो सारा चेक एंड बैलेंस करके सारे उनके करेक्टरिस्टिक्स जो मेरे क्राइटेरियाज पे पूरा उतरेगा, उनकी बेसिस पे मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ उन्होंने एक एग्जांपल में यहाँ पे जो टिक मार्क किया, उनका जो तोशिबा वाला एक जो सिस्टम है, ये जो है वो जो इस क्राइटेरियाज थे इन पे पूरा उतर रहा है, फुलफिल कर रहा है क्राइटेरियाज, देन मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। एंड देन एट द एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। अब मैंने जी तोशिबा को बाय कर लिया अपने सेल्स रैप के लिए एज अ सेल्स मैनेजर। अब यहाँ पे फिर आप उसको एवेलुएट करते हो कि जो मैंने सिस्टम उनको बाय करके दे दिए हैं, देन मेरा डिसीजन जो है वो इफेक्टिव था या नहीं था, मैंने सही डिसीजन लिया, उनको सही ब्रांड का जो भी कंप्यूटर परचेज करके दिया, या मे बी कोई ना कोई मिस्टेक होगी मेरे साथ, मेरे से। देन आप इसको एवेलुएट करते हो, एवेलुएट हो गया वेल एंड गुड। इफ नॉट एवेलुएट, एवेलुएट करते हुए आपको लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अभी भी मसला आ रहा है लोगों को, आपकी कंप्यूटर ऐप्स को कंप्यूटर्स मिल गया लेकिन मेरा डिसीजन में भी गलत हो गया, मैंने उनको, उनके लिए मेमोरी स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मुझे लग रहा था, लेकिन बाद में जी पता चला वो तो कह रहे हैं कि उनके लिए बैटरी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और मैंने जो सिलेक्ट किया उसकी बैटरी इतनी अच्छी नहीं है, मे बी कोई भी रीजन हो सकते हैं। तो
आप कहीं ना कोई गलती होगी डिसीजन लेने में, तो आप दोबारा ये जो आपके पास अपवर्ड एरो जा रहा है, अगेन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, और फिर ये पूरे स्टेप्स आपको फुलफिल करने पड़ते हैं, राइट। इसकी वन बाय वन एक्सप्लेनेशन हम एक एक, एक करके देख लेते हैं। ओके, जो फर्स्ट स्टेप है हम उसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। नंबर वन इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। व्हाट इज अ प्रॉब्लम? अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एन एग्जिस्टिंग एंड अ डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर। अभी क्या सिचुएशन है और कहाँ पे मैं जाना चाह रही हूँ, उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो मुझे शो करता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, जिसको मैं रिजॉल्व करके अपनी डिजायर स्टेट में या फ्यूचर में जहाँ मैं करना चाह रही हूँ जो मैं वो कर सकती हूँ, ठीक। सो द प्रॉब्लम, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती, क्या करेक्टरिस्टिक्स है इसकी? अ प्रॉब्लम बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन अ मैनेजर बिकम अवेयर ऑफ इट। जब तक मैनेजर ये चीज आइडेंटिफाई नहीं करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई मसला चल रहा है, तब तक आपको पता नहीं चलता कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो a problem becomes a problem when a manager become aware of it. अगर हम एक बात करें डिफरेंट फ्यू सेंटेंसेस एक अमेरिकन ऑथर ने अपने बुक में दिए तो उसने कहा था द फर्स्ट स्टेप इज रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम इज रियलाइजिंग दैट देयर इज अ वन। जब आप ये चीज रियलाइज करते हो कि कहीं कोई मसला चल रहा है, तभी आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो वही यहाँ पे बात है कि जब मैनेजर ये चीज प्रिडिक्ट कर लेगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम, अवेयर है उस चीज के बारे में, तभी हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज अ प्रेशर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रेशर का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, वेल लेट्स सपोज सेल्स कम होना शुरू हो गई, आपको पता चल गया प्रॉब्लम है, आपके कस्टमर्स जो है वो डिक्रीज हो गया, आपको पता चलेगा कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो यू हैव देयर इज अ प्रेशर कि आपको ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। द मैनेजर must have the authority, information and resources needed to solve the problem। और मैनेजर के पास ये इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए, राइट्स हों कि उसने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास इंफॉर्मेशन है, तभी वो आप कहते हो there is a problem that must be resolved by the manager, right? ओके, लेट्स सपोज जैसे आपकी लेबर शॉर्टेज आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई है क्योंकि आपके पास लेबर्स कम है, देयर इज अ प्रॉब्लम। फिर आपको ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, देयर इज अ प्रॉब्लम। यू हैव टू सॉल्व कि आपको अपने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनानी है, इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मसला आपके पास एक्चुअली है क्या। अब अगर बुक में आप देखें तो जो हमने अभी डायग्राम देखी थी, जो कंप्यूटर्स वाली एग्जांपल देखी थी सेल्स रैप वाली, तो यहाँ पे इन्होंने उसी एग्जांपल के थ्रू एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है, राइट। ओके, नंबर टू नंबर टू वी हैव आइडेंटिफाई डिसीजन क्राइटेरियाज। जो भी मैंने पीछे देखा था, आप देखते हो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट आर रेलेवेंट टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इस मसले को हल करने के लिए क्या क्या हमारे पास डिफरेंट मे बी सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, आप वो देखते हैं। Once the manager has identified a problem, he or she must identify the decision criteria that are important or relevant to solving the problem। ये मसला हल कैसे होना है, आप वो देखते हो, ठीक हो गया। देन यू एलोकेट द वेट टू द क्राइटेरिया। देन आप क्या करते हो, आप डिफरेंट जो भी आपने क्राइटेरिया ऊपर स्टेप टू में सेट किए हैं, वो सारे क्राइटेरिया सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हमने इस एग्जांपल में बात की कि मे बी मेमोरी और स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, बैटरी लाइफ अच्छी होना चाहिए, वारंटी होनी चाहिए, ये हमने क्राइटेरिया सेट कर लिया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, थोड़ा कम इम्पोर्टेंट कौन सा है, लीज सबसे कम इम्पोर्टेंस किसकी है, वो आप यहाँ पे एलोकेट कर देते हो, उनको डिफरेंट वेट्स एलोकेट कर देते हो। वेट एक्चुअली बताता है हमें द इम्पोर्टेंस, ठीक। सिंपली वो कह रहे हैं लेट्स सपोज आपने यहाँ नंबरिंग कर दी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका हाईएस्ट वेट होगा। लेट्स सपोज आपने मेमोरी और स्टोरेज को 10 पॉइंट दे दिए, देन 8 एंड 6 एंड ऑल। अच्छा, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप मुख्तलिफ जो भी आपने क्राइटेरिया सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स को देखते हो और देन उनको नंबर करते हो कि एचपी में स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज के कितने पॉइंट्स देने हैं, बैटरी लाइफ, वेट के, इसी तरह सोनी के क्या पॉइंट्स है, लिनोवा के क्या पॉइंट्स हैं, देन यू एवेलुएट कि कौन सा ऑल्टरनेटिव जो है वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है।
Then developing the alternative. The fourth step in the decision making process requires the decision maker to list the available alternative that would resolve the problem. ये जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल आपको एक टेबल शो किया है, आपने जितने ऑल्टरनेटिव्स थे वो आपने इन क्राइटेरियाज के अगेंस्ट रख के देख लिए कि एचपी इन पांचों क्राइटेरियाज में कहाँ पे पूरा उतरता है, सोनी इन पांचों क्राइटेरियाज में कहाँ पे बेस्ट पे, कितने किस हद तक वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकता है. तो यू गिव देम डिफरेंट, आपने उसको स्कोर्स दिए हुए. इन दिस स्टेप डिसीजन मेकर नीड्स टू बी creative and the alternatives are not are only listed, not evaluated just yet. अभी आपने देखा नहीं कि कौन से किसके वैल्यू ज्यादा है किसकी कम है, अभी आपने सिर्फ इनको वेटेज दे दिया. ठीक है. जो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5, इसमें आप एनालाइज करते हो, आप देखते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि विच वन इज द बेस्ट. द डिसीजन मेकर मस्ट evaluate ईच वन. हर एक को आप evaluate करते हो. यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट जो भी क्राइटेरियाज हैं उनको यहाँ पे टोटल उनकी फॉर्म में लिखा evaluate किया हुआ कि which one is the best, कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल है आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में. ठीक है. यहाँ पे अब यहाँ पे उन्होंने सारे एग्जाम्पल में आपको इसकी सारी डिटेल शो की हुई है कैसे आपने वेट्स वगैरह सेट कर लिए. अच्छा, फिर आपने जब सारे उनको वेटेज वगैरह दे ली, देन स्टेप 6 आप जो है एवेलुएट भी कर लिया. देन स्टेप 6 में आप सिलेक्ट कर लेते हो जो जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा. द सिक्स्थ स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग इज चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव और द वन दैट जनरेटेड द हाईएस्ट टोटल. जिसका सबसे ज्यादा टोटल है वो आपने चूज कर लिया. लेट्स सपोज यहाँ पे इस एग्जांपल वो कह रहे हैं डेल आपके पास हाईएस्ट स्कोर था 249 इसका स्कोर है, तो उसके बाकी ऑल्टरनेटिव छोड़ के आपने डेल के ब्रांड को यूज कर लिया. Then you implemented the decision make process. You put the decision into action by conveying it to those affected and getting their commitment to it. अच्छा, अब आपने चूज कर लिया ऑल्टरनेटिव. देन व्हाट यू हैव टू डू, आप जो भी लोग हैं जो कंसर्न लोग हैं जिन जो इस लाइक जिनकी ये जरूरत है जिनके लिए आप ये डिसीजन ले रहे हो, आप उनको बीच में इन्वॉल्व करते हो so that they become committed. Another thing managers may need to do during implementation is reassess the environment for any changes. अब ये नहीं कि आपने सिंपली लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर, एनवायरमेंटल चेंजेस तो नहीं आ रही कोई. आपका डिसीजन आपने 5 साल के लिए मे बी कोई डिसीजन लिया है, लेकिन साल के बाद आपकी कोई एनवायरमेंटल चेंजेस आ गई हैं, कोई आपके पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, किसी भी तरह का चेंज आ गया जिसकी वजह से आपका डिसीजन साल के बाद में भी इतना इफेक्टिव नहीं रहा. तो आप क्या करते हो, देखते हो रीअसेस द एनवायरनमेंट फॉर एनी चेंजेस. देखते रहते हो, चेक एंड आउट करते रहते हो. स्पेशली इफ इट इज एन इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, आर द क्राइटेरिया ऑल्टरनेटिव्स एंड चॉइस स्टिल द बेस्ट वन. साल के बाद भी जो मैंने चूज किया था वो अभी तक बेस्ट वन है या नहीं है. और द एनवायरमेंटल चेंज इन सच अ वे दैट वी नीड टू रीएवैल्यूएट. या मुझे साल बाद पता चल रहा है जो मैंने डिसीजन लिया था वो साल के लिए तक तो ठीक था, बट लेकिन अब इतनी चेंजेस आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, मे बी और अच्छे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है कि अब मेरा डिसीजन इतना अच्छा नहीं रहा, अब मुझे डिसीजन रीअसेस करने की, रीअवैल्यूएट करने की जरूरत है. ठीक. एंड द स्टेप 4 इज evaluating decision effectiveness. यहाँ पे आप अब इम्प्लीमेंट करने के बाद आप चेक करते हो कि आपने जो डिसीजन लिया था उसको evaluate करते हो वो इफेक्टिव है या नहीं है, उसके आउटकम्स कैसे हैं. Decision making process involve evaluating the outcome or result of the decision to see whether the problem was resolved or not. मसला हल हो गया या नहीं हो गया. Was the problem incorrectly defined? अगर let's suppose if the evaluation shows that the problem still exists, अभी भी आपको लग रहा है अभी भी मसला है, तो प्रॉब्लम स्टिल है, then the manager need to assess what went wrong. फिर आप देखते हो, रीअसेस करते हो, रीएवैल्यूएट करते हो कहाँ पे मसला आया. Was the problem incorrectly defined? प्रॉब्लम एक सही से आइडेंटिफाई नहीं की गई थी जो स्टेप 1 था. Were errors made when evaluating alternatives? जब मैंने एरर evaluate किए, एरर्स को जब मैं नंबरिंग कर थी, वेट्स दे रही थी, वहां पे मैंने कोई मसला कर दिया, मे बी डेल से बेहतर एचपी का था, तो मैंने वहां पे उसको लाइक वेट देते हुए प्रॉब्लम किया. Was the right alternative selected but poorly implemented? मैंने बहुत अच्छा सिस्टम चूज किया, एक पिछले वाले एग्जांपल में देखिए, नंबरिंग एंड वेटिंग ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वांटिफाई किया, वेट्स दिए, डिसीजन भी मेरा बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते हुए कोई ना कोई मिस्टेक्स हो गई हैं तो भी सक्सेसफुल नहीं होगा मेरा डिसीजन. The answer might lead you to redo an earlier step or might even require starting the whole process. इससे आपको अंदाजा हो जाता है
कि आपने बिल्कुल पहले स्टेप पे जाना है, दोबारा से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। अच्छा नहीं, प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई तो अल्टरनेटिव चूज करने में गलती की। अच्छा अल्टरनेटिव भी सही चूज किए मैंने, मैंने उनको वेट देते हुए प्रॉब्लम कर दिया, वेट भी सही दिए, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं प्रॉब्लम कर दिया, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? जिस भी स्टेप पे आपको लगता है अगर डिसीजन में प्रॉब्लम आ रहा है, देन यू गो टुवर्ड्स दैट अगेन, आप दोबारा उस स्टेप पे जाते हो, रीडू करना पड़ता है आपको, राइट? सो बेसिकली हमने 8 स्टेप मॉडल पढ़ा, दैट इज अबाउट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Okay, then we have managers making decisions. ओवरऑल हमने बात की डिसीजन हर कोई ले रहा होता है, लेकिन हम जो स्पेशली चैप्टर पढ़ रहे हैं मैनेजर्स की बात कर रहे हैं कि मैनेजर कैसा डिसीजन मेकर होता है। अब डिफरेंट जब हम बात करते हैं, अगर हम स्टार्ट में फर्स्ट चैप्टर आपको याद हो, हमने डिफरेंट मैनेजेरियल फंक्शंस पढ़े थे। हमने कहा था 4 तरह के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो मैनेजर परफॉर्म कर रहा होता है। दे प्लान, दे ऑर्गेनाइज, दे लीड एंड देन फाइनली दे कंट्रोल। ठीक, तो बेसिकली ये प्लानिंग के टाइम पे, अब जो बेसिक 4 फंक्शंस परफॉर्म करने के टाइम पे, प्लान करने के टाइम में भी मैनेजर डिसीजन ले रहा है, ऑर्गेनाइज करने के टाइम पे भी मैनेजर डिसीजन ले रहा है, लीडिंग के टाइम भी और कंट्रोलिंग के टाइम भी सर्टेन डिसीजंस ले रहा होता है। अच्छा, वन बाय वन हम थोड़े एक दो एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं। हम कहते हैं लेट्स सपोज प्लानिंग, प्लानिंग के टाइम पे वो क्या डिसीजन ले रहा होगा मैनेजर के, क्या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हाउ डिफिकल्ट शुड इंडिविजुअल गोल्स भी, डिफिकल्ट गोल्स हैं या स्मार्ट गोल्स हैं, किस तरह के आपने सारे जो सेटिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, यहाँ पे आप मुख्तलिफ इस तरह के डिसीजन ले रहे होते हो एज अ मैनेजर। इसी तरह एज अ मैनेजर ऑर्गेनाइज करते हुए आप देखते हो हु रिपोर्ट टू हुम, किसने किसको रिपोर्ट करना है, सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए, या डिसेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, लोगों को टीम में काम करना है या टीम में काम नहीं करना, मुझे अपनी असाइनमेंट जो इंडिविजुअली देनी है हर एक को, या मैं कोई ग्रुप्स बना दूं, और कौन सा काम किसने करना है, सेल्स के पर्सन को मैं सेल्स का काम दूंगी, मार्केटिंग वाले को मे बी मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करूंगी। ये सारे क्या है कि मेरे डिसीजंस हैं, एज अ मैनेजर मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ चीजों को while taking some decisions. What should be the organization, when should the organization implement a different structure, कब किसी चेंज की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सारी ये चीजें आपको मैनेज करनी पड़ रही होती हैं, डिसीजंस लेने पड़ रहे होते हैं। सो मैनेजर इज द वन हु शुड बी वेरी मच involved in all these steps, and they have to take decisions very wisely. Then leading, how do I handle employees who appears to be unmotivated? लीड करना है अपने एम्प्लॉयज को मैनेजर ने, तो वो देखेगा कैसे मैं जो लोग अनमोटिवेट हो गए उनको साथ लेके चलूं, कौन सा लीडरशिप स्टाइल यूज करूं, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी जो है, हाउ विल स्पेसिफिक चेंज अफेक्ट वर्कर प्रोडक्टिविटी को, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आया है तो लोगों की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, उसको मैंने कैसे मैनेज करना है, कोई कंफ्लिक्ट आ रहा है, कोई बीच में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने उसको कैसे रिजॉल्व करना है लीडिंग में। तभी उसने ये सारे डिसीजंस है, ये सारे हाउ एंड व्हाट वाले क्वेश्चंस हैं, हाउ वेट व्हाट व्हेन हाउ व्हाई सॉरी, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैनेजर डिसाइड कर रहा होता है। एंड देन कंट्रोलिंग, व्हाट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी कंट्रोल्ड, कौन सी एक्टिविटीज है जिनको कंट्रोल करने की जरूरत है, किस तरह से करने की जरूरत है, हाउ शुड, when is the performance deviation significant, कब परफॉर्मेंस की मेजर करना, कौन सा टाइप ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन आप सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगा। तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम देखें इस टेबल को, तो हम इसको अगर समराइज करें तो वो कह रहे हैं डिसीजन maker decision manager make decisions and they make decision at every level, at every managerial functions, at the time of planning, organizing, leading and controlling, right? Then okay, यहाँ पे ना थोड़ा सा समराइज किया मैंने, कहा जी everything a manager does involve making decision does not mean that decision are always time consuming, complex or evident to an outside ऑब्जर्वर। ये नहीं है कि बहुत हमेशा ही डिसीजन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, या आप कह लो कि जो ऑब्जर्वर हैं वो उसको देख रहे होंगे कि अभी मैनेजर डिसीजन लेने लगा, बट वो कह रहे जी मोस्ट डिसीजन मेकिंग इज रूटीन, बट इट इज अ रूटीन टास्क। दिन रोज आप पूरे दिन में कोई ना कोई डिसीजन ले रहे होते हो। फॉर इंस्टेंस एवरी डे ऑफ द ईयर यू मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट टू ईट फॉर डिनर, क्या खाना क्या नहीं खाना, दैट इज योर डिसीजन। It is not a big deal. You have made the decision thousands of times before.
It is pretty simple decision and can usually be handled quickly. It is a type of decision you almost forgot is the decision. हम डिसीजंस ही एक्चुअली ले रहे होते हैं, हमने भी शाम में क्या खाना है, रात के खाने में क्या खाना है, डिसीजंस ही हैं, लेकिन हम इसको बहुत लाइट ले रहे होते हैं, बहुत रूटीन टास्क बन गए, इसलिए हम इसके लिए डिसीजन का वर्ड भी इवन यूज नहीं कर रहे होते, बट एक्चुअली बैक एंड पे हम वो डिसीजंस ही ले रहे होते हैं. एंड द मैनेजर मेक also make dozen of these routine decisions every day, such as for example which employee will work which shift next week, what information should be included in the report, how to resolve a customer complaint. जब हम टू डे एक्टिविटीज की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजर्स सिर्फ कोई नॉन रूटीन या बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले रहा होता, छोटे मोटे हर मिनट पे डिसीजंस ले रहा होता है. किसने किस शिफ्ट में काम करना है, कौन सी कस्टमर कंप्लेन आ गई उसको कैसे रिजॉल्व करना है एट द स्पॉट, रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, कौन से रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन डालनी है नहीं निकालनी. So it's a day-to-day activity actually. Keeping in mind that even though a decision seems easy and has been faced by manager a number of times before it still is a decision. अच्छा, अब वो कह रहे हैं बेसिकली आपके पास 4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जिन जिनके थ्रू आप यू कैन से हाउ द मैनेजर मेक डिसीजन. आप हाउ वाला क्वेश्चन जो है वो चेकआउट कर सकते हैं. मैनेजर डिसीजन कर रहा है लेकिन कैसे डिसीजन कर रहा है, हम उसके 4 पर्सपेक्टिव देख लेते हैं. नंबर 1, मेकिंग डिसीजंस रैशनैलिटी. रैशनल होके मैनेजर डिसीजंस ले रहा है, दैट इज नोन एज रैशनल डिसीजन मेकिंग. क्या होती है रैशनल डिसीजन मेकिंग? वी अज्यूम दैट मैनेजर विल यूज rational decision making, that is they will make logical and consistent choices to maximize the value. मैनेजर डिसीजन ले रहा है लेकिन कैसे डिसीजन ले रहा है? लॉजिकली डिसीजन ले रहा है, कंसिस्टेंस ले रहा है, कंसिस्टेंसी है. ये नहीं कि एक दफा एक डिसीजन लिया दूसरी दफा दूसरा डिसीजन लिया. मैक्सिमाइज द वैल्यू. जो भी वो डिसीजन ले रहा है उसका मेन पर्पस क्या है कि उससे ज्यादा आउटकम आए, ज्यादा आउटपुट जनरेट हो, वैल्यूज की मैक्सिमाइज हो, इंक्रीज हो. हम कहते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम लॉजिक्स, राइट? अब वो कह रहे हैं जो रैशनल डिसीजन मेकर है एक मैनेजर, उसके क्या अजम्पशन है, कैसा होता है भाई रैशनल डिसीजन मेकर? अ रैशनल डिसीजन मेकर वुड बी फुली ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल. बेसिकली अब वो कोई भी आप कह लो ऐसे रैंडम अपने इमोशंस या मूड्स पे या फीलिंग्स की बेसिस पे डिसीजन नहीं ले रहा होता, बल्कि वो डिसीजन ले रहा होता ऑब्जेक्टिव 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 होके और लॉजिकल होके. देयर द प्रॉब्लम फेस वुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. कोई उसको जो है वो उसमें कोई चीज अनक्लियर नहीं होती, या कोई चीज उसको कह लो कि हर तरह की इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद होती है, वो क्लियर होता है, उसकी सारी चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है. तो आप कहते हो ऑन दैट बेसिस अगर वो डिसीजन ले रहा है तो आप कहते हो द मैनेजर इज अ रैशनल डिसीजन मेकर. The decision maker would have a clear and specific goal and know all possible alternative and consequences. जो भी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल है, मैंने जैसे ऊपर कंप्यूटर सिस्टम की बात की, हमने जो एग्जांपल लेके चली, अब अगर रैशनल डिसीजन मेकर है तो उसको जितने ऑल्टरनेटिव्स है सब ऑल्टरनेटिव्स का पता होगा, उनमें से वो जो सबसे बेस्टेस्ट है उसको फाइंड आउट करेगा. वाई बेस्टेस्ट? क्योंकि उसने मैक्सिमाइज करनी है वैल्यू. ये नहीं मैं कहती अच्छा ये 2-4 चीजें मुझे चाहिए अपने सिस्टम में, वो एचपी में भी आ रही है, डेल में भी आ रही है, मे भी तो शीबा वाले में भी आ रही है, तो थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है, मैं एक कह लो रैंडम डिसीजन ले लेती हूँ और एक दो कम ब्रांड्स को मैं ऑल्टरनेटिव्स को देखती नहीं हूँ, मैं छोड़ देती हूँ. ऐसे नहीं, जो रैशनल है वो सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखता है, और डेल भी काम कर लेगा, एचपी भी काम कर लेगा, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा बेस्टेस्ट है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक. Finally, making decision rationally would consistently lead to selecting the alternative that maximize the likelihood of achieving that goal. जिसका सबसे ज्यादा आपको चांसेस हैं कि आपका गोल अचीव कर सकता है, द बेस्ट थिंग, उसको आप यहाँ पे हाईलाइट करते हो, फाइंड आउट करते हो. और दूसरा द लास्ट थिंग इज डिसीजंस आर मेड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो रैशनल डिसीजन मेकर मैनेजर होता है वो अपने मकसद के लिए कोई काम नहीं कर रहा, वो उसका मेन पर्पस क्या होता है, उसका इंटरेस्ट क्या होता है कि उसके जो सारे डिसीजंस हैं उनका फायदा सबसे ज्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हो. वो पर्सनल बेनिफिट को नहीं देख रहा होता, वो ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट को देख रहा होता है. उसको क्या फायदा है वो एक साइड पे उसको नहीं वो देखेगा हाईलाइट करेगा, बल्कि ओवरऑल उसका फायदा
organization को होना चाहिए, right? So number one is rationality. Rationality means that the decision will be logical, consistent choices to maximize the value. It must be logical. Okay, then the second thing is that managers make decisions as and bounded rationality. Bounded rationality का क्या मतलब है? When they do so, okay, despite the unrealistic assumption, managers are expected to be rational when making decisions. Normally तो हम यही कहते हैं कि आपका जो मैनेजर है उसका rational होना बहुत ज्यादा जरूरी है, right? But हमेशा ऐसे नहीं हो रहा होता, हर मैनेजर जो है वो रैशनल नहीं होता, कहीं ना कहीं आपके पास कुछ आप कह लो बाउंड्रीज होती हैं, आपको वो भी देखनी पड़ रही होती हैं. Bounded rationality. They understand that good decision makers are supposed to do certain thing and exhibit good decision making behavior as they identify a problem, consider alternative, gather the information and act decisively. Okay, when they do so, they show others that they are competent and that their decision are the result of intelligent deliberation. जब भी जो मैनेजर डिसीजन ले रहा होता है वो ये शो कर रहा होता है कि भाई आई एम द बेस्ट, मैंने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन है, ठीक है, और जो मैंने अपनी इंटेलिजेंस यूज करके डिसीजन लिया, दैट इज द बेस्ट. However, a more realistic approach to describing how manager make decision is the concept of bounded rationality. वो क्या कहता है? Bounded rationality means that manager make decision rationally ले रहा है, but are limited or bounded by their ability to process the information. अब वो क्या करता है यहाँ पे, जितनी उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई उसमें से जो उसको बेहतर लग रहा है वो चीज वो चूज कर लेगा. ओवरऑल सारे ऑल्टरनेटिव्स को एवेलुएट नहीं करेगा. एक चीज जो आपकी मे बी आप कह लो कि आप कहते हैं ना गुड इनफ, ठीक है, जिससे गुजारा हो सकता है, जिससे आपका काम चल सकता है, आप उस ऑप्शन को चूज कर लेते हो, राइट? मीन्स आप कहते हो कि भाई ठीक है मेरा रैशनली होते, बट आप खुद देखते हो, आप कहते हो ठीक है मेरा काम चल जाएगा इस चीज से, काम तो चल रहा है ना, बेस्ट है या नहीं है, तो आप उसको चूज कर लेते हो, अब वहां पे डिसीजन ले लेते हो, तो आप कहते हो यहाँ पे बाउंडेड रैशनैलिटी है. तो हम और इसको रीड आउट करते हैं, आगे आपको क्लियर हो जाएगा. बिकॉज दे कांट पॉसिबली एनालाइज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ऑल्टरनेटिव्स. जो रैशनल जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा है वो सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखते हुए डिसीजन ले रहा होता है. जो बाउंडेड रैशनैलिटी वाला मैनेजर है वो क्या है, वो डिसीजंस ले रहा है जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास आ गया उनकी बेसिस पे, कैन नॉट पॉसिबली एनालाइज ऑल द इंफॉर्मेशन, सारे ऑल्टरनेटिव्स की सारी इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा. मैनेजर्स सेटिस्फाइज रादर देन मैक्सिमाइजिंग. जहां पे उसको हो गया कि भाई ठीक है यहाँ पे काम चल जाएगा, वहां पे वो स्टॉप कर जाएगा, बेस्टेस्ट की तलाश में या मैक्सिमाइज की तलाश में नहीं जाएगा. दैट इज द एक्सेप्ट सोल्यूशन दैट आर गुड इनफ. कुछ चीजें जो गुड इनफ, काम चल जाएगा वहां तक वो ठीक है. They are being rational within the limits of their ability to process the information. यहाँ पे वो अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए जो है वो जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है उनकी बेसिस पे डिसीजन ले लेगा, ठीक. लेट्स सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है. सपोज यू आर अ फाइनेंस मेजर एंड अपॉन ग्रेजुएशन यू वांट अ जॉब. आपने फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन की हुई है और आपको जॉब चाहिए, प्रेफरेबली एज अ personal financial planner with a salary of $35,000 and within 100 miles of your hometown. आपको भी 100 माइल्स में घर के करीब कहीं जॉब चाहिए, आप कहते हैं कम से कम $35 सैलरी हो, दैट्स गुड. बस ये आपने अपना कोई क्राइटेरिया सेट किया हुआ है अपने अकॉर्डिंगली. यू accept a job offer as a business credit analyst, not exactly a personal financial planner but still in the finance field. अब आपको कोई जॉब मिल गई है जो कि मे बी वो वाली जॉब तो नहीं है बट थोड़ी रेलेवेंट जॉब है उसी से, और एट अ बैंक 50 miles फ्रॉम होम एट अ स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 34,000 सैलरी पे 50 miles अवे फ्रॉम योर होम आपको एक जॉब मिल गई है. जिस तरह वो कह रहे हैं, इफ यू हैड डन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव जॉब सर्च you would have discovered a job in personal financing planning at a trust company only 25 miles from your hometown and starting at a salary of 38. फिर उसने देखा, अगर वो कहते हैं जी थोड़ा सा हम और जॉब सर्च करते हैं, तो वो जो ऊपर वाली है 50 miles अवे फ्रॉम द होम है, अगर एक 25 miles अवे फ्रॉम द होम भी उसको अगर कहीं जॉब मिल रही है घर के करीब ही है और
पहले वाली सैलरी से ज्यादा उसको $38 सैलरी भी मिल रही है, तो क्या है, यू आर नॉट अ परफेक्टली रैशनल डिसीजन मेकर बिकॉज यू डिडंट मैक्सिमाइज योर डिसीजन बाय सर्चिंग ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स एंड देन चूजिंग द बेस्ट. But because the first job offer was satisfactory or good enough, you behaved in a bounded rationality manner by accepting it. आपको जो भी आपने अपना थोड़ा टारगेट सेट किया हुआ था, जो भी आपने लिमिट सेट की हुई थी, बाउंड्री सेट की हुई थी, वहां तक अगर आपको ऑफर मिल रही है तो आप उसको ले लेते हो, आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि दैट इज गुड इनफ, बजाय इसके कि आप बाकी जो ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनको भी देखो, सब ऑल्टरनेटिव्स को देखो, क्या आपका कोई और चांस भी अवेलेबल हो. तो उसको बोलते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी. Okay. Most decisions that managers make do not fit the assumption of perfect rationality, so they satisfies. However, keeping in view that their decision making is also like influenced by the organization culture, internal politics, power consideration, and the phenomena called escalation of commitment. अच्छा, ओवरऑल कहने की हमने बात की. जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन लेने हैं वो आपके उनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का भी इम्पैक्ट है, इंटरनल पॉलिटिक्स क्या चल रही है, पावर कंसिडरेशन क्या, इन सारी चीजों को उस पर कोई ना कोई असर होता है. उनकी बेसिस पे आप अपने डिसीजन फाइनलाइज करते हो. आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो तो कि आपके कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में नहीं है तो वो भी फेल हो जाता है. ठीक, लेकिन वो कह रहे हैं एक और जो चीज जिसका असर है दैट इज एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट. ये क्या है? which is an increased commitment to a previous decision despite evidence that it may have been wrong. मैंने एक डिसीजन ले लिया एज अ मैनेजर, फिर मुझे कोई एक आध महीने बाद नजर आ रहा है कि भाई ये जो मैंने डिसीजन लिया ये गलत हो गया है, ये इस तरह से काम नहीं चलना था, या जो मैंने जो भी बताया तरीका काम करने का दैट इज रॉन्ग. ठीक है, लेकिन फॉर द सेक कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा डिसीजन खराब हो गया है या कोई मेरा बैड इंप्रेशन जाएगा, उस बेसिस पे उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपने गलत डिसीजन पे भी स्टक रहती हूँ, उसी पे कायम रहती हूँ कि ठीक है गलत है इसी को आगे लेके चलने दो, जस्ट बिकॉज कि मेरा डिसीजन जो है वो ये ना कोई कहे कि ये बैड डिसीजन था. ठीक, तो इसको वर्ड्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट. तो ऐसा हम इसको रीड आउट करते हैं. क्या है जी? द चैलेंजर स्पेस शटर disaster is often used as an example of escalation commitment. Decision maker choose to launch the shuttle that day even though the decision was questioned by several individuals who believe that it was a bad one. अब लोग बता रहे हैं कि जो आपने डिसीजन लिया है वो गलत हो गया है, लेकिन बहुत से लोगों ने आपके डिसीजन को क्वेश्चन किया कि दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, बट आप उसी पे कायम हो. व्हाई वुड डिसीजन मेकर एस्केलेट कमिटमेंट टू अ बैड डिसीजन? क्यों अपने जो खराब डिसीजन है उसके ऊपर जो है वो जमा रहता है, हिलता नहीं है उससे? व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट वांट टू एडमिट दैट द इनिशियल डिसीजन में हैव बीन फ्लॉड. अब मुझे कोई कहे कि भाई आपने तो डिसीजन ने गलत लिया था, शुरू से ही आपका फैसला गलत है, ये चीज आप हर एज ए ह्यूमन बीइंग हम नहीं सुनना चाह रहे होते कि हमें कोई क्रिटिसाइज करे. सो उस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं मैनेजर्स कि बेसिकली वो rather than search for few new alternative, नई चीज, नया कोई रास्ता ढूंढ लो, भी गलत हो गया एक दफा आपका डिसीजन, rather than doing this वो क्या करते हैं, they simply increase their commitment to the original solution. लेकिन वो अपने फिर भी अपने सोल्यूशन पे कायम रहते हैं. ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में. अच्छा, द थर्ड वन इज मेकिंग डिसीजन द रोल ऑफ इंट्यूएशन. आपके पास क्या है? इंट्यूएशन डिसीजन मेकिंग, intuitive decision making. It's the making decision on the basis of experiences, feelings, and accumulated judgment. मैं डिसीजन ले रही हूँ एज अ मैनेजर अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे, जो मेरा पहले पुराना सालों का एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पे मैं डिसीजन ले रही हूँ, या मैं कहती हूँ जी मेरी जो परसेप्शंस है, मेरी फीलिंग है वो ये मुझे कह रही है कि यू शुड गो फॉर दैट डिसीजन, या मैंने खुद जज किया अपनी मे बी अपनी नॉलेज की बेसिस पे, अपने स्किल्स की बेसिस पे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए और फिर मैं वो डिसीजन ले लेती हूँ. इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड अकोमुलेटेड जजमेंट, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग. बेसिकली हम बेसिकली जब इंट्यूटिव का वर्ड यूज करते हैं हमारी पर्सनल जजमेंट होती है. व्हाट एक्चुअली एज अ मैनेजर आई थिंक, वो मेरी इंट्यूशन है जो मुझे बता रही है. इसी तरह व्हाट यू थिंक अबाउट समथिंग, उस आपके एक्सपीरियंस क्या है, आपकी परसेप्शन क्या है, आप क्या किस तरह से उस चीज को सोच रहे हो, उसकी बेसिस पे आप डिसीजन ले
लेते हो तो आप कहते हो दैट इज नॉट रैशनल डिसीजन, दैट इज नॉट बाउंडेड रैशनल डिसीजन, बट दैट इज द इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। थोड़ा सा एग्जांपल एक हम एग्जिबिट देख लेते हैं कि इंट्यूशन है क्या। Decision making have identified 5 different aspects of intuition. Number 1, experience based decision। क्या है कि मैनेजर जो है वो डिसीजन ले रहा होता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे। नंबर 2, अफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजन। अफेक्ट क्या है? इमोशंस, फीलिंग्स, अपने आपका जो मूड है, आपके इमोशंस है, उनकी बेसिस पे आप डिसीजन ले लेते हो। ठीक, लेट्स सपोज मैं जो हूँ वो अब कोई भी डिसीजन लेना है हमने किसी भी काम से रिलेटेड, उसके बारे में जो मेरी परसेप्शन है, जो मेरी फीलिंग्स है, मैं उसको उससे रिलेट करके डिसीजन ले लेती हूँ। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम कहते हैं जी किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई डिसीजन लेना है न्यू बिजनेस का। ठीक, वहां पे मैंने अब देखा कि मेरी मे बी मैं कहती हूँ अटैचमेंट है थोड़ी बुक्स के साथ में भी, तो मैं कहती हूँ अच्छा हम ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहाँ पे थोड़ा कोई लाइक बुक स्टोर काइंड ऑफ या बुक लाइब्रेरी कुछ इस तरह का सिस्टम स्टार्ट कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ एक और एक मैनेजर है, वो उसका मे बी थोड़ा फोकस जरा फूड इंडस्ट्री की तरफ है। वो कहते हैं नहीं जी हम न्यू बिजनेस वो स्टार्ट करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन सम लाइक कोई रेस्टोरेंट वगैरह ओपन कर लेते हैं, कोई खाने पीने का सेटअप कर लेते हैं। ये उसकी अपनी परसेप्शन है, ये उस अपनी अटैचमेंट है एक, या उसकी अपनी फीलिंग्स है। तो आप कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई फीलिंग्स या इमोशंस अटैच होते हैं आपके डिसीजन के साथ। देन कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजन। कॉग्निटिव की जब बात करते हैं कहते हैं यूजिंग माइंड, या आप कहते हैं कॉग्निटिव डिसीजंस वो है मैनेजर मेक डिसीजन बेस्ड ऑन स्किल्स नॉलेज एंड ट्रेनिंग। जो मेरी पास की नॉलेज है, जो मैंने अपने में भी अपनी कोर्स वर्क से ली है, या मैंने कोई ट्रेनिंग अटेंड किया, या मेरे पर्सनल कोई स्किल्स हैं, उनकी बेसिस पे डिसीजन ले रही हूँ, तो वो भी इंट्यूशन में आता है। देन सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग। सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग क्या है? मैनेजर यूज डेटा फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड टू हेल्प देम मेक डिसीजन। आपके पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ रही होती हैं। सम किसी ने लेट्स सपोज सबकॉन्शियस माइंड में आपके होती हैं, जो ना चाहते हुए भी आपके कहीं ना कहीं आपके डिसीजन पे उनका इफेक्ट होता है। लेट्स सपोज आपको कोई भी एक बात है, आपके किसी बड़े ने आपको बताई थी, आपके टीचर ने बताई थी, आपके पेरेंट्स ने बताई थी, आपके एक माइंड में वो ऑलरेडी है, अवेलेबल है, सबकॉन्शियस में आपके है। जब आप वो डिसीजन लेने लगे हो तो आपका जो सबकॉन्शियस है आपको वो उस डिसीजन के टाइम पे वो रिमाइंडर दे देता है एक आपके माइंड में, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है आपके डिसीजन में। ठीक, तो सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग। देन वैल्यूज एंड एथिक्स। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के वैल्यूज हैं, एथिकल वैल्यूज हैं या कल्चर है, उनकी बेसिस पे भी जो है मैनेजर डिसीजंस ले रहा होता है। लेट्स सपोज आप कल्चर की बात करते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचते हो कि अच्छा ये डिसीजन तो मैं मे भी लेने लगी हूँ, लेकिन ऐसा तो कभी इस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ ही नहीं है, अब इनकी वैल्यूज ही नहीं है ये, या मैं डिसीजन ले लेती हूँ तो लोग क्या कहेंगे, कल्चर यहाँ का इस एरिया का ऐसा नहीं है, इस ऑफिस का ऐसा नहीं है। उन मतलब इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह भी आपके माइंड में आ रहे होते हैं। सो ओवरऑल हम कहते हैं मैनेजर मेड डिसीजन बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज और कल्चर। तो ये सारे एक्सपीरियंस की बेसिस पे वैल्यू, सबकॉन्शियस, कॉग्निशन, अफेक्ट, इनकी बेसिस पे अगर आप डिसीजंस ले रहे हैं एज अ मैनेजर, सो यू आर द मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन। ओके, द लास्ट वन, मेकिंग डिसीजन द रोल ऑफ एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। अब वो क्या कह रहे हैं जी, एक और है, एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज लाइकली टू बी enhanced through the use of relevant and reliable evidence, whether it is buying something, someone a birthday present and wondering which new washing machine to buy. That is premise behind evidence based management. Evidence management क्या है? Systematic use of best available evidence to improve management practices. आप अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आपके पास बेस्ट जो आपके पास एविडेंस अवेलेबल है, उनको यूज करते हुए डिसीजंस ले रहे होते हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। सिस्टमैटिक यूज ऑफ बेस्ट अवेलेबल एविडेंस, जितने एविडेंसेस मौजूद हैं उनको यूज करते हुए अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करते हो, तो मीन्स दैट यू आर मेकिंग डिसीजंस on the basis of as the evidence based management.
इसकी बहुत डिटेल्स इन्होंने बताई हुई है, इसको जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट रीड इट आउट।